आफ्टरनून, जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 साउंड वेव्स। बेसिकली ये टॉपिक होगा जो क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 था, जो जिसमें सिंपल पेंडुलम से लेकर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का हमने एनिमेशन भी देखा। ना सिर्फ एनिमेशन देखा बल्कि मैंने आपके सामने कुछ बुनियादी बातें भी रखी और एमसीक्यूज पॉइंट को भी सॉल्व किया। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और उसके जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो मैं अभी नहीं करवा रहा। उसकी एक सीरीज आप लेक्चर में अपलोड करूंगा जिसमें मैं उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और वो इंशाल्लाह एग्जाम से पहले आपको मिल जाएंगी। अभी आप स्टार्ट करते हैं साउंड वेव्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 फिजिक्स। इसका आगाज करते हैं। आपने इससे पहले मैं साउंड वेव्स के बारे में बुनियादी बात करना स्टार्ट करूं। हम लोगों ने बेसिकली वेव्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी और वेव्स की हमारे पास दो तरह की टाइप्स थी। एक हमारे पास थी जो मैं बुनियादी बात करने जा रहा हूं वो है, एक हमारे पास थी मैकेनिकल वेव्स थी। और मैकेनिकल वेव्स में हमारे पास दो तरह की वेव्स थी। एक थी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स थी और एक हमारे पास थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ वेव्स जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लिहाजा आप क्या याद रखेंगे कि साउंड वेव बेसिकली क्या है, हमारे पास वो मैकेनिकल वेव्स है और ये टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब सवाल ये उठता है कि ये मैकेनिकल वेव्स क्यों है, क्योंकि याद रखना है कि ये वो वेव है जिसको हमेशा बेसिकली क्या रिक्वायर होगा, मीडियम रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर किसी किसी मैकेनिकल वेव्स ने, ये वेव है और इसने पॉइंट पी से किसी पॉइंट क्यू तक पहुंचना है तो उसके लिए इसको रिक्वायर्ड होगा मीडियम। अब हमारे पास मीडियम तीन तरह के होंगे, या तो कोई गैस होगी, या हमारे पास लिक्विड होगा, और या फिर हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा। तो हमारे पास ये तीन मीडियम होंगे। और बेसिकली इस मैकेनिकल वेव को, जिसकी एक टाइप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और जिसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आती है, साउंड वेव आती है। तो याद रखना है कि साउंड वेव भी वही वेव है, वो टाइप ऑफ वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, जो टाइप है मैकेनिकल वेव्स की, जिसको रिक्वायर होगा एक मीडियम। और उस मीडियम में हमारे पास या तो वो गैस होगा, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो सॉलिड हो सकता है। क्यों रिक्वायर होता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इन मैकेनिकल वेव्स को बेसिकली क्या चाहिए होता है, इन मैकेनिकल वेव्स को चाहिए होती है वाइब्रेटरी या वाइब्रेशन चाहिए होती है। और वाइब्रेशन किन की चाहिए होती है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। और ये पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब मैं आता हूं बुनियादी बात की तरफ। मिसाल के तौर पर मेरे पास मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स हैं, जो कि नेचुरली या नॉर्मली एक नेचुरल फासलों पे मौजूद है, एक दूसरे के दरमियान में उनका एक बुनियादी फासला मौजूद है। अब बेसिकली अगर आप वेव की डिफिनेशन को रिकॉल करें तो वेव की डिफिनेशन में हम क्या कहते हैं, बेसिकली ये वो डिस्टरबेंस होती है जो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक क्या करती है, मुंतकिल होती है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि वेव एक डिस्टरबेंस है और वो किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक मुंतकिल होती है, सिमिलरली साउंड भी मेरे पास क्या है, बेसिकली आवाज, वो भी क्या है, बेसिकली एक वेव है, एक एनर्जी है, एक वेव लेंथ है, एक एनर्जी होगी, एक डिस्टरबेंस होगी हमारे पास। और वो डिस्टरबेंस बेसिकली क्या करेगी, पार्टिकल्स टू पार्टिकल मूव करेगी। अब वो किस तरह मूव करती है कि बेसिकली जब कोई पर्सन स्पीक करता है या वो बोलता है, या आप किसी भी तरह की कोई भी सोर्स जो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड वेव बेसिकली ट्रेवल करके लिसनर तक पहुंचती है, तो होता क्या है, बीच में जो फिनोमिना परफॉर्म होता है एटॉमिक लेवल पे, वो किस तरह होता है कि ये जो एनर्जी होती है, चूंकि साउंड वेव है और एनर्जी है, तो ये एनर्जी क्या करती है, उस मीडियम, चाहे वो मीडियम गैस का हो, चाहे वो मीडियम लिक्विड हो, ये चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, उस सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के पार्टिकल्स को क्या करती है, वाइब्रेशन लगाती है, उनको वाइब्रेटरी बना देती है। और जब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन के दौरान हमारे पास कुछ इस तरह के एरियाज या रीजन बन जाते हैं।
सिर्फ ये समझाने की गर्ज से है। अब आपको नजर आ रहा होगा ये वो रीजन है, साउंड वेव के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के एग्जांपल में हम लोग कर चुके हैं कि इन्हें हम लोग कहते थे कंप्रेशन और इसे हम लोग कहते थे रेयरफ्रैक्शन। इस कंप्रेशन को हम लोग एक और वर्ड में भी डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं हाई प्रेशर रीजन। और रेयरफ्रैक्शन को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेयरफ्रैक्शन को हम लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये है हमारे पास लो प्रेशर रीजन। सो बेसिकली होता क्या है अभी तक की आपने बुनियादी बात जो समझनी है, जिसकी कोहेरेंस जिसके आपने कोहेरेंस और क्लैरिटी आपने समझनी है, वो ये है कि साउंड बेसिकली हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है और उस मैकेनिकल वेव में भी ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की टाइप है, यानी कि एग्जांपल में आती है। और इस एग्जांपल में होता क्या है कि कंप्रेशन या हाई प्रेशर रीजन, रेयर फ्रैक्शन या लो प्रेशर रीजन के फॉर्म में साउंड वेव क्या करती है, एक पॉइंट से यानी अपने सोर्स से अपने लिसनर तक क्या करती है, वो ट्रेवल करती है। ये बुनियादी बात आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अगर आपको ये बुनियादी बात इसमें समझ आ गई, अब एक और चीज भी इसी चीज के बारे में, साउंड वेव के बारे में एक और चीज भी कहा जाती है। जब हम लोग कहते हैं ना कि ये मैकेनिकल वेव्स है, इसी के एक और लफ्ज में इस्तेमाल किया गया है और वो कहा गया है इक्वेस्टिक, इक्वेस्टिक इन नेचर। अब या तो लफ्ज लिखा हो मैकेनिकल वेव या लफ्ज लिखा हो एक्वेस्टिक इन नेचर, इसका एक ही मतलब है। मतलब क्या कि इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए या पहुंचने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको बेसिकली मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और वो मीडियम तीन हो सकते हैं, ये तो गैस हो सकते हैं हमारे पास, या लिक्विड हो सकता है हमारे पास, और या हमारे पास सॉलिड हो सकता है। अब अगर आपको ये बुनियादी बात मैकेनिकल वेव्स के केस में और साउंड वेव के केस में अगर आपको समझ आ चुकी है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि साउंड वेव हमारे पास, अब मैं आप ये बिल्कुल हरगिज ना सोचिएगा कि मैं इसमें इतनी डिटेल से क्यों नहीं जा रहा कि मैं साउंड वेव को थोड़ा सा मजीद एलिब्रेट करूं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि आप मैकेनिकल वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में और आप साउंड वेव की कुछ बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आपने सिर्फ इस बात को समझना है कि साउंड वेव में हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं। एक होता है हमारे पास हाई प्रेशर रीजन और एक होता है हमारे पास लो प्रेशर रीजन। जो हाई प्रेशर रीजन होता है इसको ही हम कंप्रेशन कहते हैं और जो लो प्रेशर रीजन होता है उनको हम लोग कहते हैं रेयरफ्रैक्शन। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप इंशाल्लाह जब फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे और फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप स्पीड ऑफ साउंड के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, तो वहां पे आपके पास दो चीजें आएंगी, दो कंसेप्ट हैं। एक का नाम है न्यूटन लॉ। और न्यूटन ने बेसिकली लॉ प्रेजेंट किया था कि जिसके जरिए उसने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में ये बात कही थी। और बिलीव मी, यही बात हाई प्रेशर रीजन एंड लो प्रेशर रीजन का कंसेप्ट वहां इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा जोर दिया। दूसरा कहा जाता है लेप्लास करेक्शन। और लेप्लास करेक्शन भी बेसिकली उसी लॉ का एक पार्ट आ जाता है जिसमें एक वैल्यू में कुछ फर्क आ रहा होता है और 16% का एरर आ रहा होता है और उस एरर को कंपनसेट करता है बेसिकली कौन, लेप्लास अपनी थ्योरी के थ्रू, अपने लॉ के थ्रू वो बेसिकली क्या करता है, इसको करेक्ट करता है। लिहाजा आपने सिर्फ ये बात याद रखनी, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को बस इतनी बुनियादी बात का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो साउंड वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक टाइप है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, जिनको हाई प्रेशर रीजन और लोअर प्रेशर रीजन कहा जाता है। और इस हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन के कंसेप्ट जानना क्यों जरूरी है, बस इतनी सी बात जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लास 11th में आप बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड के कंसेप्ट में, न्यूटन लॉ में और लेप्लास करेक्शन के कंसेप्ट में आप इसी बात को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसी को चीज को आइडियलाइज करके आप क्या करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछे किसी भी मैकेनिकल वेव्स के लिए बुनियादी, या अगर मैं साउंड वेव को स्पेशली डिस्कस करूं तो उसके लिए बुनियादी चीज क्या चाहिए, एक आपको चाहिए होगी वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो वही बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। और दूसरी इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे कि फॉर साउंड वेव विच ऑफ दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सबसे पहली बात आपको एक वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरी आपको चाहिए बेसिकली क्या,
मीडियम चाहिए। ये दो चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आप साउंड को सुन सकेंगे। और तीसरा, जो आपको लिसनर चाहिए, वो लिसनर भी नेचुरली जो है वो इम्परफेक्शन उसमें ना आ जाए। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसे शख्स से कहें कि आवाज को सुने जिसके कान यानी कि उसका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या जो उसका जो ऑडियो जो इसका लिसनिंग का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो काम ही ना कर रहा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिटरी जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो काम करना चाहिए। लिहाजा आपको बेसिकली अगर फिजिक्स की रूह से देखा जाए तो आपको बुनियादी तौर पे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक, आपको प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव के लिए वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और दूसरा आपको क्या चाहिए होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपसे कोई पूछे कि सोर्स ऑफ साउंड का कंसेप्ट क्या है, अब सोर्स ऑफ साउंड के कंसेप्ट को या सोर्स को अगर आप इसकी डिफिनेशन को बेसिकली क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कॉज ऑफ वाइब्रेशन। यानी बेसिकली आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर वो वाइब्रेशन को कॉज कर सकता है तो वो ही हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन भी है, और वो ही हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड भी कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं, तो हमारे बेसिकली जो हमारे पास ट्रेकिया के ऊपर मौजूद जो हमारे पास वोकल कार्ड्स हैं, ये जब वोकल कार्ड्स क्या करते हैं, ये फ्लैप ऑफ मसल्स जब क्या करते हैं, बेसिकली वाइब्रेट करते हैं, तो और उसके बाद माउथ की जो मुख्तलिफ मूवमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती है, उनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक अल्फाज को तरतीब देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने बोलना है, ये अल्फाज जो मैं बोल रहा हूं, इसके लिए मैं अपने माउथ की शेप को अरेंज कर रहा हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनका वाइब्रेट करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपने समझनी है। सिमिलरली आपके पास जो स्कूल बेल होती है, जब वो वाइब्रेट करती है, तो जब वो वाइब्रेट करेगी तो बेसिकली क्या होगा, वो मीडियम के थ्रू एनर्जी को ट्रेवल करवा के हमारे मेम्ब्रेन तक, हमारे कानों तक पहुंचाएगी, और हम लोग किसी भी आवाज को सुन सकेंगे। तो लिहाजा आपने सोर्स ऑफ साउंड की डिफिनेशन कैसे बयान करनी है, कि वो ये बेसिकली वो ऑब्जेक्ट होता है जो कॉज ऑफ वाइब्रेशन होता है। जैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स हो गए, या हमारे पास कोई रिंग हो गई, या बेल रिंग्स वगैरह, हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड्स कहलाते हैं। ये बुनियादी बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं स्पीड ऑफ साउंड। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जो डिफिनेशन करवाई जाती है वो सिंपल सी करवाई जाती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट टाइम। जो सिंपल जो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की डिफिनेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड है, और इसका फार्मूला क्या है, d डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू v। लेकिन बिलीव मी, जब आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह न्यूटन लॉ, और आप पढ़ोगे लैपलास करेक्शन, उसमें आपको मजीद इस चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन चीजों पे, इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, और वो बाकी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। इसके बारे में हम लोग आगे चलकर सीखने की कोशिश करेंगे। और स्पीड ऑफ साउंड की जो यूनिट है हमारे पास वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है और टाइम की यूनिट सेकंड है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास यूनिट ऑफ क्या है, स्पीड, आपने याद रख लेनी है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है, ये किन दो चीजों पे बेसिकली क्या करती है, डिपेंड करती है। एक आपने अभी के लिए याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है, इंशाल्लाह इसकी डेरिवेशन क्लास फर्स्ट ईयर के लेक्चर में अपलोड करूंगा। एक ये चीज पे डिपेंड करती है, वो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और दूसरा हमारे पास यहां पे तो डेंसिटी ऑफ मीडियम है, और आपके पास एक एग्जांपल दी जाती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जबकि डेंसिटी ऑफ द मीडियम और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम के कंसेप्ट में बेसिकली फर्स्ट ईयर में इसको बयान किया जाता है। अब आपने क्या समझना है, बेसिकली जो मीडियम हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होगा, डेंसर होगा, एक बात, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना कम होगा, याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी। और ये एमसीक्यूज आता है। अब मिसाल के तौर पर वो एमसीक्यूज पूछते कैसे हैं, हमारे पास एक मेटल बॉल है, और एक हमारे पास बेसिकली वुडन बॉल है, या वुडन आप रॉड ले लीजिए, और हॉलो है, यानी उसमें कुछ स्पेस रखी हुई है, और हमारे पास एक वुडन रॉड है और वो भी हॉलो है। अब पूछते क्या है, वो कहते हैं कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी। तो आपने एक बात समझनी है, जो हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी होती है
वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और वो ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ गैस से। सादा अल्फाज में अगर मैं आपसे कहूं, आपके पास सॉलिड ज्यादा भारी होता है, लिक्विड ज्यादा भारी होता है, या गैस ज्यादा भारी होगी, तो आप सब कहोगे कि सर सॉलिड ज्यादा भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड ज्यादा है, उसके बाद ज्यादा आता है, और गैस उसके बाद आता है। अगर मैं ग्राफिकली बताऊं तो सॉलिड सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, और फिर आपके पास क्या आते हैं, गैस आ जाती है। अब आपसे पूछे कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, या गैस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, तो आप लोग कहोगे कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर आपसे पूछे कि मान लीजिए डेंसिटी के कंसेप्ट को खत्म कीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के कंसेप्ट में बताइए, तो याद रखिए कि सॉलिड के दरमियान में जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो फासला होता है वो बहुत कम होता है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं, और जब भी इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो ये बड़ी आसानी से क्या करेंगे, एक दूसरे को वाइब्रेशन में ले आएंगे। और जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो हमने पढ़ चुके हैं कि जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, बेसिकली इनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी ट्रेवल करती है। ये आपने बुनियादी बात याद रखनी है। लेकिन एनर्जी ट्रेवल करती है फास्टेस्ट। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होने की वजह से उनके पार्टिकल्स जल्दी वाइब्रेट करते हैं, एक दूसरे को बहुत तेजी से क्या करते हैं, वाइब्रेशन में रख देते हैं। जब वो वाइब्रेशन में रख देते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी के साथ क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, जबकि लिक्विड में कम होते हैं और गैसेस में उससे भी कम होते हैं। तो इन दो वजूहात की बिना पर आप कह सकते हैं कि आपके पास सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद फिर क्या आते हैं, गैस में। लेकिन अगर मान लीजिए आपको किसी एक स्टेट ऑफ मैटर की बात की जाए, मान लीजिए आपको सॉलिड में कह रहे हैं कि सॉलिड में मेटल में ज्यादा होगी, या आपके पास वुड में ज्यादा होगी, या आपसे पूछा जाए प्लास्टिक में, तो फिर आपने ये याद रखना है कि आपके पास जो मेटल होता है, जो धात होती है, लोहा हो गया, तांबा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गए, ये आपके पास बेसिकली क्या आते हैं, भारी है, ये इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो फिर सबसे ज्यादा इनमें होगा। उसके बाद आपको के पास होगा वुडन होगा, वुड, ठीक हो गया, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, प्लास्टिक आपके पास आएगी। ये आपने बुनियादी बात क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपके पास ये चीज, लेकिन इसमें भी आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वुड और प्लास्टिक के केस में आप जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, वो उतनी ही ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड को क्या करेगा, ज्यादा जल्दी से ट्रेवल करवाएगा। अब मेटल में हमारे पास जो है, तो आयरन को देख लीजिए, कोबाल्ट को देख लीजिए, कॉपर को देख लीजिए, स्टील को देख लीजिए, तो इनकी डेंसिटी हमारे पास ज्यादा होती है, और इनमें पार्टिकल्स के दरमियान में जो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो बेसिकली क्या करता है, स्पीड ऑफ साउंड को बहुत जल्दी से ट्रेवल करवाता है। इसकी मैं एनिमेशंस भी डाल दूंगा आपके लिए, कि ताकि आप एनिमेशन के तौर पे देख लीजिए, ताकि आपको एक विजुअल एड्स भी मिल जाए कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, लिक्विड में। और अगर आपने समझना है तो आप इसके बारे में मैंने एक एनिमेशन शॉर्ट्स में डाली हुई है, आप उसमें भी देख The सकते हैं। speed of sound is different in different media. Sound travels with different speeds in different media like solid, liquid, and gases. Sound travels in a medium due to transfer of energy from one particle to another particle of the medium. Since the particles of the solid are very close to each other, so the transfer of energy from one particle to another particle takes place in less time. Hence, speed of sound in solids is very high. In the case of liquids, the distance between the particles is large compared to the distance of the particles in solids. Thus, the transfer of energy among different particles is slower than in solids. Hence, speed of sound in liquids is less than the speed in solids. In case of gases, the particles are far away from each other as compared in case of solids and liquids. Hence, the transfer of energy from one particle to another particle of a gas is quite slow. Therefore, the speed of sound in gases is less than the speed of sound in solids and liquids.